उम्मी अबू ने पसंद की शादी की थी क्योंकि दोनों तरफ के लोग इस रिश्ते पर राजी न थे, लिहाजा उन्होंने शादी में शिरकत न की। मेरे वालिदैन ने एक दूसरे को तो पा लिया लेकिन अपनों को खो दिया। तकदीर ने मेरी माँ को मेरे वालिद की वजह से अपनों से जुदा किया था। कौन जानता था कि कभी वो दिन भी आएगा कि मेरे जरिया वो उनसे दोबारा मिल जाएंगी। मेरी सूरत अच्छी थी मगर सीरत में तकब्बुर और अपने हसन के एहसास से उखड़पिन भरा हुआ था। पास पड़ोस के लड़के मेरी एक झलक देखने को बेताब रहते मगर मैं जो लड़कियों से बात करने को अपनी तौहीन जेद थी, लड़कों को कब घास डालती। कॉलेज में दाखिला लिया तो ये नखवत और बढ़ गई। तुरा ये कि जहानत में भी किसी से कम ना थी। मेरी हर चीज़ मुकम्मल थी। काश कि मेरी सीरत अच्छी होती। कौन जानता था कि लाडा ठाने वाले मेरे मुहाफिज मेरे वालिद की जिंदगी के दिन थोड़े हैं। मैं भी 17 बरस की थी कि वो गुजर गए। वालिदा के वालिदैन तो उनसे तर्क ताल्लुक कर चुके थे। उधर अबू के रिश्तेदार भी हमसे लाताल्लुक थे। ऐसे में हम माँ बेटी का अगर कोई सहारा था तो वो वालिद साहिब की जमा पूंजी और वो कोठी थी जिसमें हम रहते थे। जमा पूंजी ने साल भर साथ दिया, इसके बाद कोठी की बारी आ गई। अम्मी ने इसको फरोख्त करके छोटा सा 2 कमरों का मकान खरीद लिया था कि सर छुपाने का ठिकाना रहे। बाकी रुपया बैंक में जमा करा दिया था कि जिंदगी की गाड़ी कुछ अरसा आगे रवा हो और मैं भी सुकून से तालीम का दौर मुकम्मल कर सकूं। कॉलेज की तालीम ख़त्म करके मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मेरी उम्र 21 साल हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में भी मैं किसी को खातिर में न लाती, सिवाय एक लड़की के किसी को दोस्त ना बनाया, लिहाजा यहाँ भी मगरूर मशहूर हो गई। हमारी क्लास में आमिर नाम का एक लड़का बहुत शाइस्ता और मुहज़्ज़ब समझा जाता था। एक बार हम पिकनिक पर गए तो वहाँ उसने मुझसे बात करना चाही। मैंने लिफ्ट ना दी मगर खुदा की करनी कि मैं लड़कियों के साथ हंसी मजाक में मशगूल थी। अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं गहरे पानी में गिर गई। तभी आमिर ने दरिया में छलांग लगाकर मुझको डूबने से बचा लिया। वो एक अच्छा तैराक था। कुछ देर बाद जब हवास बहाल हुए तो सबने खुदा का शुक्र अदा किया। हमारे असातिज़ा के भी पसीने छूट गए थे। ये एक मौजज़ा था कि मैं बच गई थी। इस वाक़या से भी मेरे दिल में आमिर के लिए नरम गोशा पैदा नहीं हुआ। इस दौरान मेरे लिए कई रिश्ते आए। आमिर ने भी अपनी वालिदा को 3 बार रिश्ते के लिए भेजा लेकिन मैंने हर रिश्ते से इनकार कर दिया। आमिर को मेरे इनकार से बहुत दुख हुआ। एक दिन उसने यूनिवर्सिटी में इनकार की वजह पूछना चाही तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहर आलूद निगाहों से इसको घूरते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे तो मेरे घर के दरबान हैं, मैं तुमको अपनी जूती के बराबर समझती हूँ। आइंदा मेरे घर रिश्ता भिजवाने की जुर्रत न करना वरना वीसी साहब शिकायत कर दूंगी। ये कहकर मैंने गमले में थूका और आगे बढ़ गई। वो हक्का बका मीर अमना तक तारा गया। इस वाक़या के बाद ना तो वो कभी मुझसे मुखातिब हुआ और ना मेरी तरफ देखा। मैंने भी शुक्र किया कि तुम रूठे हम छूटे। तालीमी साल मुकम्मल हुआ तो मैं घर बैठ गई। आमिर को मेरी खबर रही और ना मुझे इसकी। तब मेरी उम्र 28 साल थी। घर में करने को कुछ न था तो बोर होती रहती थी। रफ्ता रफ्ता माली हालात तंग होने लगे। जायदाद के पैसे ख़त्म हो चले तो नौकरी की तलाश में घर से निकली। 2 साल तक मुनासिब मुलाजमत की तलाश में सरगर्दान रही लेकिन कामयाबी ना मिली। जहाँ भी गई अक्सर मैली निगाहों वाले अफराद से साबिका पड़ा। सख्त जहनी कोफ्त के साथ घर को लौटती तो कई दिन दहलीज से बाहर कदम रखने को दिल ना करता। अब तो मेरे लिए पहले जैसे अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। अगर आते भी तो शादीशुदा और उम्र रसीदा मर्दों के जो दूसरी या तीसरी शादी के आरजूमंद होते थे। ऐसे रिश्तों को मीर अज़हन कबूल करने को तैयार न था। एक रोज़ जब घर में राशन था और न पैसा पाई, बहुत अफसरदा बैठी थी कि अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी का इश्तिहार देखा। एक कंपनी को लेडी सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। दिए गए पते पर गई तो चपर उसने मुझे बताया कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। मेरी नज़र अचानक साहिब के कमरे में दीवार पर लगी तस्वीर पर गई तो वो खुला गई। ये आमिर की तस्वीर थी। फौरन कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर निकली तो सामने आमिर आते नजर आ गए। वही आमिर बेमी जिसकी बेइज्जती की थी। वही इंसान अब दरवाजे में खड़ा था।
जिसे देखकर मेरे ओसान खता हो गए थे। आमिर ने बहुत शाइस्तगी से सलाम किया। मतानत से कहा, मिस बख्त, कैसे मुझ गरीब के दफ्तर में कैसे आना हुआ? नौकरी का पता करने आई थी, लेकिन अब नहीं करनी मुझे आपके पास नौकरी। ठीक है, नहीं कीजिए, लेकिन आदाब मेज़बानी तो निभाने दीजिए। अगर कुर्सी पर तशरीफ़ रखिएगा तो मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी। उसने कुछ इस तरह हमदर्दाना लहजे में ये बात की कि मुझे अपने साबिका कैसे पर शर्म आ गई। क्या सोच रही हैं? आइए। मारे लिहाज के मैं उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ ही गई। ये बताइए कि मुलाजमत क्यों करना चाहती हैं? अगर बहुत ज़रूरी है मुलाजमत करना और मेरी कंपनी में नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरी कंपनी में अच्छी मुलाजमत पर रखवा देता हूँ। वादा करता हूँ कि इसके बाद आपकी इजाज़त के बगैर ना आपसे बात करूँगा और ना फ़ोन करूँगा, क्योंकि आपके मिजाज से वाकिफ़ हो चुका हूँ। इसने इतने एतमाद और अपनायत से ये बातें कही कि मैंने इसको अपने हालात बता दिए। वो कहने लगा, काफ़ी अरसा मुलाजमत की तलाश में रहने से आपको मुआशरे के रवैयों का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप मुझ पर ही एतबार कर लें? मैं आपको अच्छी सीट पर मुलाजमत दूंगा और तनख्वाह भी माकूल होगी। इसके अलावा आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी दूंगा। मुझे शर्मिंदा ना करो आमिर। मैं तो इस वजह से वापस जा रही थी, इस रोज़ तुम्हारी एहानत की थी और बदले में तुम्हारे हसन सलूक से शर्मिंदा हो रही थी। मुझे खोलगा के दोबारा भटकने की बजाय आमिर की पेशकश को कबूल कर लेना अच्छा है। आमिर ने IT का कोर्स करवाने में मदद की और जब मैंने कोर्स मुकम्मल कर लिया तो मुझको जॉब दे दी। ताहम वो मुझसे कभी बेतकल्लुफ़ ना हुआ, लिए दिए रहता, ज़रूरत पर मुख्तसर बात करता, लेकिन ये सभी ऑफिस वाले जान गए थे कि वो मेरी इज़्ज़त करता है, बहुत एहतराम से पेश आता था, तो सभी लोग इज़्ज़त से पेश आने लगे। किसी की जुर्रत न होती कि मैली नज़र मुझ पर डालने। मुझे आमिर की कंपनी में मुलाजमत करते 6 माह गुजर चुके थे। इस अरसा में इस शख्स की अच्छाइयों को देखने और परखने का मौका मिला तो दिल है इसका एहतराम करने लगी। अब अपना साबिका पर तकब्बुर रवि याद करती तो माजा तमाम खुद को तसल्ली देती थी कि इस वक्त तालिबा थी और वालिद का साया भी सर पर न था। ऐसे में किसी अजनबी लड़के पर क्यों कर एतबार कर लेती? मैं भी तो हक बाजानिब थी। ये अलग बात कि जब आमिर ने मुझे से कभी बदतमीजी ना की थी तो मुझे भी उसके साथ अखलाक से बात करना चाहिए थी। खैर, जो होना था हो चुका था। इंसानी रवैये तो अपनी शख्सियत की कमतरी और बरतरी की वजह से मारज़ वजूद में आते हैं। किस्मत ने हमें मिलाना था, सो मिला दिया। कल जो तकदीर मुझ पर नामेहरबान थी वो आज मेहरबान हो चुकी थी। मैंने उम्मी को बताया कि मेरा बास मेरी यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो है और ये बिज़नेस इसके वालिद से विरासत में मिला है। वालिदा ने कहा, अगर वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है तो किसी दिन खाने पर बुला लो। अम्मी का ख्याल दुरुस्त था। वो समझ चुकी थी कि आमिर के दिल में मेरे लिए जगह है, जबकि मुझे ये भी पता नहीं था कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। एक दिन उम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, सो मैं दफ्तर न गई। इस दिन मेरे ज़िम्मे अहम काम था और मैं ऐसा कभी नहीं करती थी कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करूं। ये बात आमिर को पता थी, लिहाजा उसने मेरे घर फ़ोन किया कि मेरी खैरियत का पता चल सके। अम्मी ने फ़ोन पर बात की और बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और बेटी के अलावा मुझको संभालने वाला कोई नहीं। तभी वो आपको छुट्टी की दरख्वास्त भिजवा रही है। आंटी, छुट्टी की दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं, बख्त मेरे क्लास फेलो है, मैं उनको मुलाजिम नहीं समझता, सिर्फ खैरियत मालूम करने को फ़ोन किया था। अगर ऐसी बात है बेटे तो घर आ जाओ और मेरी खैरियत देख लो। आमिर ने ऑफिस ऑफ होने के बाद गाड़ी निकाली और हमारे घर आ गए। जब उसने कॉल बेल दी, मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। ये वही शख्स था जिसका दिल कभी मेरे लिए धड़का था और आज मेरा दिल उसकी खातिर धड़क रहा था। वक्त का अजब चलन है, हालात की काया पलटते देर नहीं लगती। कल वो मीर मुश्ताक दीद था और आज मैं उसकी मुंतज़िर थी। दूसरी बार भी वो उम्मी की इयादत की खातिर हमारे घर आए और उम्मी को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गए। वो दोनों उस तरह घुल मिल गए थे जैसे बरसों से जान पहचान हो।
उनके दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई जिनको मैं न सुन सकी, लेकिन जब आमिर चला गया तब उम्मी के चेहरे पर तमानियत थी। वो आज बहुत खुश और सुखी लग रही थी। शाम को आमिर दोबारा आया और उम्मी को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गया। आज इनके दरमियान में ही खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। उम्मी ने बाद में बताया कि बख्त, दरअसल ये मेरा भतीजा है। तुम्हारे ननियाल के रूठ जाने के बाद मेरे भाई ने भी मुझसे क़त ताल्लुक़ कर लिया था। खुदा ने तुम्हारे वसीले से मुझे मेरे भतीजे से मिलाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब कियर कावत थी मेरी माँ आमिर की फूफी थी, जिन्होंने अपने भतीजे को गिले से लगा लिया था और फिर आमिर की दिली मुराद पूरी हुई। वो एक बार फिर अपनी वालिदा को हमारे घर लाया और उन्होंने झोली फैला दी। बताती चिल्लों के उम्मी की शादी के साल बाद मामू की शादी हुई थी, लिहाजा उम्मी ने अपनी इस भाभी को इस वक्त नहीं पहचाना था जब वो पहले 2 बार हमारे घर रिश्ते के लिए आई थी। उम्मी ने अपने भाई से मिलने की आरजू की। मुमानी और आमिर उनको भी मिलाकर उम्मी के पास ले आए। इस दिन का मंजर दीदनी था जब एक लंबी मुद्दत बाद उम्मी और मामू मिले थे। मामू ने कहा, बहन मेरा तो बहुत जी चाहता था अब से मिलो, मगर वालिद ने किस्म दे दी कि अब सुल्ताना से नहीं मिलना है, तभी दिल पर पत्थर रख लिया था। आमिर ने मुझे कहा कि अब तुम ऑफिस नहीं आओगी और फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। मीर की शादी धूमधाम से आमिर के साथ हो गई, जिसमें दोनों खालाएं शरीक हुई। नानी जान भी आए, मगर अफसोस के नाना वफात पा चुके थे। इस तरह मेरी माँ को मुद्दतों बाद उनका मैका और मुझे ननियाल का दीदार नसीब हुआ। जब सालों बाद भाई बहन गिले मिले तो वालिदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उम्मी कहती थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी अपनों से मिलूंगी और हम फिर से एक हो जाएंगे। मेरी शादी के 4 माह तक वालिदा अपने ही घर में रही, मगर वो बीमार रहती थी। तभी आमिर और मामू उनको समझा बुझाकर अपने घर ले आए। ये वो घर था जिनमें नाना की तरफ से इनका भी हिस्सा बनता था। मामू ने वो हिस्सा उनको दे दिया तो वो सुकून से रहने लगे, लेकिन ये हिस्सा बिलाखिर तो वापस आमिर के पास ही आना था। अफसोस कि मेरी वालिदा सिर्फ 3 बरस ही अपनों के साथ रह सकें और फिर अपने खालिक के पास चली गई। आज हर सिख हर नेमत मेरे पास है, मगर माँ नहीं है, जिसने कितने दुख उठाकर मुझे परवान चढ़ाया था। सच है इस जहान में माँ जैसा कोई रिश्ता नहीं और माँ की हस्ती का कोई नाम अलबदल भी नहीं। मुल्कों के कुछ बंटवारे जो सियासी बुनियादों पर होते हैं, ज़मीनी सरहदों को ही नहीं, इंसानी मोहब्बतों और रिश्तों को भी तकसीम कर देते हैं। तब इन प्यारों की याद में नासूर बनकर उम्र भर तकलीफ देती रहती है। ऐसा ही गोहर अलिफ ग्यू मेरे दिल पर भी लगा था जब ढाके खाली हो इत्ते। इन दिनों में मैट्रिक में पढ़ती थी, तभी मेरी मन्नी अपने खालाजाद अब्दुल कदीर से हुई थी। मेरी खुशी का ठिकाना न था। खुदा से जिसको मांगा वो मिल गया था और क्या चाहिए था। कदीर भी बहुत खुश थे, शुक्र करते थे कि हम इन लोगों में से ना हुए जो सारी उम्र तश्ना जिंदगी गुजारते हैं। हमने जिस जन्नत का ख्वाब देखा था इसको पा भी लिया था। वालिद साहिब का इरादा था मैट्रिक के बाद मेरी शादी करेंगे। अगरचे अभी तक अब्दुल कदीर को अच्छी नौकरी ना मिली थी, ताहम वो पोस्ट ऑफिस में शाम की शिफ्ट पर मामूली सिया काम कर रहे थे। वो भी तालीम हासिल करने में लगे थे। सुबह यूनिवर्सिटी और शाम नौकरी, ये भी एक मजबूरी थी। कदीर की पैदाइश से थोड़े ही दिन पहले उनके वालिद वफात पा गए थे, गोया वो यतीम ही पैदा हुए थे। उनके 4 भाई और 2 बहनें थीं। ये सबसे छोटे थे जबकि बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। माँ उनकी ज़्यादा अरसे जिंदा ना रही थी, तब कुछ अरसा चा और फिर उनके बड़े भाई ने सारे कुंबे को संभाला। तमाम बड़े भाई बहनों की शादियां कम उम्री में हो गईं और अब्दुल कदीर बाकी रह गए तो अपने बड़े भाई और भाभी के पास रहने लगे। भाभी को इनकी तालीम का खर्चा खिलता था। जब भाई ने कहा कि पढ़ाई छोड़ दो तब उन्होंने पढ़ाई तो ना छोड़ी मगर अपना घर छोड़ दिया। तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए उनको गलियों में अखबार बेचना पड़ते थे। फिर किसी ने करम किया और उनको पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल गई। मेरे वालिदैन के दिल में कदीर की कदर कम न हुई। मंगनी तो हो चुकी थी, अब इंतज़ार इस बात का था कि हम दोनों तालीम मुकम्मल कर लें तो हमको एक बंधन में बांध दिया जाए। खुदा खुदा कर कि वो दिन आए, मगर साथ में खून की होली भी खिले जाने लगी। मेरे वालिद इन हालात से घबरा गए और उन्होंने जल्दी से मेरी शादी की तारीख रख दी।
अलिफादे अड्डे के मिर्देमा के सुनाई देने लगे। उधर मेरे माथे पर झूमर सजाया गया। अब्बा को ये फिक्र थी कि किसी तरह कदीर के साथ मुझको उसकी बीवी की हैसियत से सरहद पार करा दें, लेकिन जब तकदीर ही ना खुश हो तो इंसान क्या कर सकता है। निकाह भी हो गया मगर हम दूर ही रहे। मिलन रात से पहले सरहद पार करते हुए अफरा तफरी में हम सब बिछड़ गए। अब्बा और भाई मारे गए, उम्मी का पता नहीं किधर रह गए। मैं एक पड़ोसी खानदान के हमरा दुश्मनों के नरगे से बच निकली। कदीर कुछ दिन तो साथ रहे, फिर कागजात की तकमील के चक्कर में जुदा हो गए और फिर न मिल सके। पाकिस्तान आकर शुक्र किया कि मशरकी पाकिस्तान में हमारे हमवतनों ने लिसानी बुनियाद पर हमें गैर करार देकर महसूर कर दिया था। लाखों लोग वहाँ अब भी महसूर थे। इनको अपनी जान के लाले पड़े थे और जिंदगियों से महरूम कर दिए जाने का अशद खौफ था। ऐसे में पाकिस्तान आकर जहाँ जिंदगी की अमान पाई, वहाँ मैं बहुत कुछ पीछे छोड़कर आ गई। माँ बाप रहे और न भाई बहन और न ही मेरा जीवन साथी हम रिकाब रहा। वो इंडिया की कैद में फंस कर रह गए थे, अलबत्ता उनके खुतूत कभी कभार आते रहे थे। मुझे अब्दुल कदीर की बहुत याद आती थी। मरने वालों का तो सब्र आ जाता है, जीते जी बिछड़ जाने पर सब्र नहीं आता। वही तो इस दुनिया में वाहिद मेरे अपने और मीर इसहारा थे। दिन रात में इनको याद करती और उपड़ती, दुआ मलती कि अल्लाह ताला हमको एक बार फिर से मिलू दे। एक रोज़ अब्दुल कदीर का ईद कार्ड आया तो मैं बहुत खुश हुई। लिखा था कि मुझको रिहाई मिल गई है और मैं बहुत जल्द पहुंचने वाला हूँ। इस रोज़ में तमाम शब मारे खुशी के सो ना सकी थी। बार बार ईद कार्ड को देखती, इस पर लिखी इबारत को पढ़ती और आंखों से लगा लेती। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि जिनके घर में मुझे पनाह ली थी, वो ढाके में हमारे पड़ोसी थे और सही सलामत सब मगरबी पाकिस्तान आ गए थे। उनके यहाँ मुझे कोई तकलीफ ना थी, बहुत आराम से थी, मगर ये लोग मुझे हमेशा के लिए अपनाना चाहते थे। अक्सर मंसूर की उम्मी कहती कि बेटी तारा, अब तुम अब्दुल कदीर को भूल जाओ, वो कभी वापस ना आएगा। कि अकबर शहीद हो गया हो, लेकिन मुझे यकीन था कि खतूत और ईद कार्डान की तरफ से आए थे और इबारत भी उनके हाथ की थी, जबकि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाला जी को यकीन ना आता था कि ये खतूत कदीर ने भेजे होंगे। उनका ख्याल था कि किस्यावर की शरारत है या गलती से ये हमारे पते पर आ गए थे, ये कोई और कदीर होगा बेटी। वो कहते, भला हमार अब्ता इसको कैसे मालूम और किसने दिया होगा। लगन सच्ची हो और कोई तलाशी करे तो ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है। खाला जी, हो सकता है किसी ने अपने तौर पर इस दफ्तर से मालूम किया हो जहां हमारी रजिस्ट्रेशन हुई थी और रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुए थे। मैं इनको अपने तौर पर समझाने की कोशिश करती थी, मगर वो मेरी बातों का यकीन न करती थी। ये भी जानती थी कि मेरा उनके सिवा यहाँ और कोई न था। मैं अब उनके अज़ाइम को भांप चुकी थी। वो किसी सूरत मुझे अब्दुल कदीर का अब ना देखना चाहती थी। उनका ख्याल था कि वक्त के साथ साथ बिलाखिर मैं अपने गुमशुदा जीवन साथी से मायूस हो ही जाऊंगी तो सपर डाल दूंगी, तब वो मुझको अपने बेटे मंसूर से ब्याह कर बहू बना लेंगे। इस तरह शादी का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा और ना रिश्ता तलाश करना पड़े, सूरत भी मेरी अच्छी थी। जो देखता देखता रह जाता था और उनकी तो मैं देखी भाली थी। आदत अतवार मेरे जान चुकी थी। मशरकी पाकिस्तान से मेरे वालिदैन और ख़ानदान से भी वाकिफ़ थी। मैं उनको घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। उन्होंने मुझे पनाह और सहारा अदा तो मैंने भी उनका ख्याल किया, उन्हें राहत और आराम पहुंचाया। मैं एहसान फरामोश न थी कि बैठकर खाती हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहती, जैसा कि अक्सर मेरी उम्र की लड़कियां करती हैं। मैं तो मोहब्बत करने वाली और बुजुर्गों का अदब करने वाली लड़की थी और मेरी यह आदत खाला जी को पसंद थी। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये भी थी कि मैं उनके बेटे मंसूर को पसंद आ गई थी। वो अपनी माँ का सर खाता था कि इसको शादी करनी है तो मुझ ही से। तभी खाला भी बेटे की खुशी की खातिर मजबूर थी और मुझे मनाने की कोशिशों में लगी हुई थी, मगर मैं कैसे उनकी बात मान सकती थी जबकि मैं किसी की मनकूहा थी और मुझे यकीन था वो जिंदा हैं और किसी ना किसी दिन ज़रूर मुझे लेने आ जाएंगे। मेरी आस तो मेरे शौहर के साथ लगी हुई थी। अभी तक हमने सुहाग रात ना देखी थी, लेकिन मजहबी और इखलाकी रिश्ते के साथ हमारा रूहानी रिश्ता भी तो था।
हमारा तो दिलों का संजोग था। सोच लिया था कि मैं उनका उम्र भर इंतजार कर लूंगी मगर दूसरी शादी ना करूंगी। खाला मुझसे उब जाएंगी तो मैं किसी जगह मेहनत मजदूरी कर लूंगी। अपने शरीक हयात से बेवफाई हरगज़ न करूंगी। बिलाखिर अब्दुल कदीर ने मीर अलिफ खोज निकाल लिया और अपने एक वाकिफकार को हमारी तरफ पैगाम देकर रवाना किया। इत्तेफाक से इस रोज़ खाला घर पर न थी जब कदीर का दोस्त आया। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और मेरा पूछा। दौर मैंने ही खोला था कि उसने मुझे अब्दुल कदीर की तस्वीर दी। इसकी पुश्त पर चंद सतरें तहरीर थी। लिखा था कि अपना सही पत्ता भिजवा दो, मैं जल्द आ रहा हूँ। तुमसे कहाँ मिलूं? कुछ सोचने के बाद मैंने इसको एक वाकिफकार लड़की का पता दिया जो यहाँ मेरी सहेली बन गई थी और ज्यादा दौर भी नहीं रहती थी। मैंने कदीर को लिखा कि मुझसे इस पते पर मिलना और ख़त भी इसी पते पर लिखना है। सहेली का पता इसलिए दिया था कि खाला से ये बात छुपाना चाहती थी। अंदेशा था कहीं वो कदीर का ख़त छुपा दें और हमें मिलने से महरूम कर दे। सहेली पर भरोसा था कि जब कदीर इससे राब्ता करेंगे तो वो मुझको उनसे मिलो देगी। इसके बाद मुझको उनके साथ जाने से कौन रोक सकता था? आदमी मार भी वही ज्यादा खाता है जहां उसको एतमाद ज्यादा होता है। पहले 2 खत जो सहेली के पते पर आए मुझे इसने लाकर दे दिए, लेकिन बाद के खत इस लड़की ने मुझको ना दिए जिसमें कदीर ने आने की तारीख, दिन और वक्त तहरीर किया था। वो खुद इससे मिलने चली गई। इतवार को वो उनसे मिली और बुध को आकर मुझे बताया कि तुम्हारा अब्दुल कदीर आया था। कहता था कि अभी वक्त नहीं है, किसी काम से जाना है, फलां दिन आकर सितारा से मिलूंगा, इसको बता देना और मीर इस्लाम कहना। वो सरहद को रात में तारों की बाढ़ को रिंग कर पार करके आया था, तभी इसको डर था कि इसको पकड़ ना लिया जाए। वो यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करवाकर गवर्नमेंट से अपनी शनाख्त का कार्ड बनवा लेगा, फिर तुमसे मिलने आएगा। हालांकि मामला ये था कि वो मुझसे ही मिलने आए थे। जब मीर पूछा तो सहेली यानी सबूर ने यह कह दिया कि वो नहीं आ सकती। खाला के साथ उनके रिश्तेदार की घर गई हुई है। गरज कदीर 3 बार बाद में आए मगर इस लड़की ने उनसे मेरी मुलाकात ना होने दी। कहा कि सितारा बीमार है, आने से माजरत कर रही है, अब कुछ दिन बाद आ जाना है। सबूर ने उनको मीर अपता ही ना दिया। वो क्या करते, सब्र कर लिया, सोचा कि दोबारा आ जाएंगे। वो कराची गए, अपना काम कराया और मुलाजमत तलाश की ताकि हाथ में कुछ रकम आए तो मुझको ले जाएंगे। रहाइश का बंदोबस्त करने के बाद ही वो मुझको अपने पास रख सकते थे। वो सबूर को ख़त लिखते तो ये अपनी तरफ से जो इसके मन में आता जवाब लिख कर भेज देती थी, मगर इनका पता मुझे ना देती बल्कि खतूत का भी ना बताती। मैं इन दिनों बहुत परेशान थी। खाला जी से भी तज़किरा ना कर सकी थी। कुहान को जो मुझ पर एतमाद था वो भी चला जाता तो मैं कहाँ जाती। एक रोज़ मैं सबूर के घर गई, वो घर पर ना थी। इसकी माँ ने कहा बेटी इसके कमरे में बैठ जाओ, वो आती ही होगी। मैं इसके इंतज़ार में बैठ गई। जाने किया जी मैं समाई के मैंने इसकी मेज़ की दराज खोल ली। इसमें मुझे एक लिफाफा पड़ा मिला। ये कदीर का ख़त था। खोल कर पढ़ा तो हालात का इंकिशाफ हुआ। वो उन्हें मंसूर से मेरे ताल्लुक़ की झूठी दास्तान लिखकर खतूत में भेजती ताकि उनका दिल मुझसे बुरा हो जाए। मुझे लगा जैसे वो खाला जी से मिली हुई है और ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। मुझे सख्त सदमा हुआ। अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आया कि मैंने क्यों इस लड़की को दोस्त समझकर उसका एतबार कर लिया। इसने तो मेरी मोहब्बत की जूड़ें ही काट दी थी और शायद कदीर ने भी उसका एतबार कर लिया था। एक ख़त में लिखा था कि मेरी सितारा जैसी भी है मुझे मंजूर है। अगर वो मंसूर से शादी करके खुश रहना चाहती है तो मैं उसको आज़ाद कर दूंगा ताकि वो अपनी खुशी की ज़िंदगी जी सके, लेकिन एक बार इससे मिलना फिर भी ज़रूरी है। सिर्फ एक बार उसको मुझसे मिला दो तो उम्र भर तुम्हारा यह एहसान ना भूलूंगा। बार बार लाहौर नहीं आ सकता वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर नौकरी चली गई तो खाली हाथ में किया कर सीखूंगा। गरज ऐसी बातें थीं कि जिनको पढ़कर मेरा कलेजा शक होने लगा। जी चाहा कि सबूर का सर फाड़ दूं, अपना सर दीवार से दे मारूं, मगर मैं खाला जी के घर पना गुज़ीन थी, इस वजह से ऐसा कुछ ना कर सकती थी। कि एक और ख़त मैंने देखा था, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इस ख़त में कदीर ने लिखा था,
सितारा का दिल कभी ना दिखाना। इसको ये भी ना बताना कि मैं आया था ताकि इसका जीवन आबाद रहे और वो परेशानियों में ना घिर जाए। मैं इसको परेशान नहीं देख सकता। इसने मंसूर से शादी कर ली है तो दुआ ही दे सकता हूँ। अब सारी बात समझ में आ गई थी कि मेरी सहेली ने क्या फर्जी दास्तान सुनाकर उन्हें मुझसे दूर रखा था। मैं बहुत परेशान हुई, सबूर की मिन्नत की कि वो मुझे कदीर का पता बता दे, मगर उसने ना बताया। कहने लगी कि कहीं मेरी डायरी में लिखा है, मिल नहीं रहा। मिल जाएगा तो दे दूंगी। 2 माह बाद इसने मुझे कराची का एक पता दिया और फ़ोन नंबर भी। मैंने फ़ोन किया। ये उनके बास का नंबर था जहां वो मुलाजमत कर रहे थे। इस शख्स ने बताया कि कदीर साहब यहाँ काम करते थे, मगर वो बीमार होकर मुलाजमत छोड़ गए थे। वो उन दिनों शायद पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। हमें उनके बारे इल्म नहीं है। ये कैसा अंधेर हुआ था। मैं हाथ मलती रह गई। जिसका इंतजार किया था वो मिल सकता था, मगर मेरी नादानी ने इसको खो दिया। काश में सबूर पर एतबार करने की बजाय खाला जी का पता दे देती। इनमें फिर भी इंसानियत थी। वो मुझको शायद उनसे मिला ही देती, मगर इस हासिद और संग दिल लड़की ने तो हद ही कर दी थी। मैं मैट्रिक पास थी। मुलाजमत कहाँ मिलनी थी, फिर भी एक अस्पताल में मामूली मुलाजमत मिल गई और रहाइश भी। तो मैंने खाला का घर छोड़ दिया और किस्म खाली के उन भर कदीर का इंतज़ार करूंगी। किस्मत ने यावरी की तो मिल जाएंगे। कई बार इनके साबिका ऑफिस फ़ोन किया, हर बार जवाब मिलता कि बैरून मुल्क चले गए हैं। कौन से मुल्क और कहाँ, ये कोई ना बताता था। इसी तरह माह और साल गुजरते रहे। मैंने कई सर्दियाँ, गर्मियाँ, खज़ाएँ, बहारें इस शख्स के मिलने की आस में गुजार दे, मगर मनकूहा होने के बावजूद दूरी की किस्मत ने लिख दी थी। बिलाखिर 30 बरस बाद ये इंतज़ार टूटा और एक दिन मैंने उनको अस्पताल में देखा। वो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ थे। आंखों पर यकीन न आया कि ये वही हैं और उन्होंने शादी कर ली थी। दिल से दुआ निकली कि अब्दुल कदीर, आप जहाँ भी रहते हो खुश और अब उधर हो। मेरा किया है। मेरा इंतज़ार भी रायगा गया और ज़िंदगी भी। काश के वतन तकसीम ना होता तो हम भी जुदा ना होते। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हमने कोटा जाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर वालिद साहब को छुट्टी ना मिल पाई तो उन्होंने भाई फयाज से कहा कि मैं कुछ दिन बाद जाऊँगा, तुम लोग पहले चले जाओ। शहर देखने का मुझे भी अरमान था। वालिद साहब ने हमारे सफ़र का इंतज़ाम कर दिया और हम अपने ख्वाबों के नगर को रवाना हो गए। रावलपिंडी से एक लंबा सफ़र था और रास्ता भी बहुत दुश्वार गुजार था। बहरहाल हम 15 घंटे का सफ़र तय करके इस गांव पहुंच गए जहां अबू के दोस्त का घर था और हमने उनके वहां क़याम करना था। हम सफ़र से बहुत थके हुए थे। इस दिन तो आराम किया। अगले दिन अपने मेज़बान के पड़ोस में गए। वहां कुरान ख़ानी हो रही थी। मैंने अंकल की बेटी से पूछा, ये किस लिए? वो बोली, आज उनके बेटे की बरसी है। जिस लड़के की बरसी थी उसकी बहन से बातचीत हुई। उसने बताया कि मेरे भाई का नाम जाहिद था, उसको गोली लगी थी। मैंने इस लड़की से अफसोस किया और मज़ीद कोई सवाल ना किया। अलबत्ता घर आकर से पूछा कि तुम्हारी पड़ोसन लड़की के भाई को गोली किसने मारी थी? वो बोली, किसी ने नहीं। तो फिर अर्शिया ये क्यों कह रही थी कि इसका भाई गोली लगने से मरा था? हाँ, वो सही कह रही थी। जाहिद वाकई गोली लगने से ही मरा था। ये अजीब बात थी कि वो गोली लगने से मरा था, मगर गोली किसी ने ना मारी थी। मुझको हैरान देख शीज़ा ने बताया कि जाहिद एक बहादुर और हर दिल अजीज लड़का था, लेकिन एक लड़की की बात का एतबार करने पर जान से गया। दरअसल वो दूसरों की बात पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था। बचपन से हमारे घर आता था, तभी हम इसको अच्छी तरह जानते थे। इसकी आदत थी कि सुबह दम सैर को निकल जाता था। एक रोज़ हसब मामूल सुबह की सैर को गया। वापसी में उसको प्यास लगी। रास्ते में चश्मा था जहां से रोज लड़कियां पानी भरा करती थी। वो वहां ठहर गया। कुछ लड़कियां जो मशकीज़ें लेकर गुजर रही थीं।
इनसे पानी का सवाल किया तो किसी लड़की ने भी अपने मशकीज़े से इसको पानी ना दिया। चश्मा तक वो जा नहीं सकता था कि यहाँ जब लड़कियों और ख़वातीन के पानी भरने का वक्त होता तो मर्द आस्तफ नहीं जाते थे। सभी लड़कियाँ इनकार करके चली गई, लेकिन एक कमसुन लड़की जो 15 बरस की थी ठहर गई। इस मासूम सी धानी दोपट्टे वाली लड़की ने अपने मशकीज़े से जाहिद को पानी दिया। इस रोज़ बादल छाए हुए थे, बरसात का मौसम था। चंद लम्हों में ही छमाछम बारिश बरसने लगी। बारिश का आना फाना इस साज़वर पड़ा कि लड़कियों के लिए भरे हुए मशकीज़े लाद कर घर तक पहुंचना दूभर हुआ। बाक लड़कियां तो किसी न किसी तरह ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर चलकर नज़रों से ओझल हो गईं, लेकिन धान सी धानी दोपट्टे वाली ज़हरा पीछे रह गई। ये वही थी जिसने रुक कर जाहिद को पानी दिया था। उसको भीगता देख जरा फासले पर पहुंचकर जाहिद रुक गया। वो मशकीज़ा उठाए बेहाल हुई जाती थी। तभी जाहिद ने पानी से भर हुआ मशकीज़ा इससे ले लिया, बोला, तुम चलो, मैं ये मशकीज़ा तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। पहले तो लड़की झिझकी, लेकिन बारिश और मौसम के बिगड़े तेवर देखकर मान गई। आगे कदम बढ़ाने से कबल लड़की ने सवाल किया, तुम किसके बेटे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं लाला आज़म का बेटा हूँ। क्या तुमने उनका नाम सुना है? और मेरा नाम जाहिद है। अच्छा ठीक है। लड़की मुतमईन हो गई। मशकीज़ा इसके हवाले करके वो खुद मुल्की फुल्की होकर पहाड़ी रास्ते पर कलांच भरती नज़रों से ओझल हो गई। जाहिद के लिए बातचीत की हद तक तो वो अजनबी थी, लेकिन रिश्तेदारी के लिहाज से गैर न थी। वो इसके वालिद के चचाजाद भाई एहसान खान की बेटी थी। वो इसका घर भी जानता था, अलबत्ता उनके घर आना जाना बहुत कम था। जहरा ने घर में दाखिल होकर अपने छोटे भाई खानजादा से कहा, दरवाजे पर रहो, लाला आज़म का बेटा मशकीज़ा ला रहा है। इसके साथ इसने ये कहानी भी सुना दी कि बारिश की वजह से इसका पीर फिसल गया था तो पीर में मोच आ गई। वो करपने लगी ताकि मशकीज़ा किसी नौजवान को थमाने का कुछ जवाज़ बने। यहाँ बारिश तो अक्सर होती थी, किसी से मदद लेने का ये कोई बेहतर जवाज़ नहीं था। वो हाय हाय करती चूल्हे के पास बैठ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और कान दरवाजे की जानिब थे। दस्तक हुई और छोटा भाई दौड़ा गया। इसने वज़नी मशकीज़ा थामना चाहा मगर थाम ना सका। तभी जाहिद ने कहा, इजाज़त हो तो मैं ही अंदर पहुंचा दूं। लड़के ने माँ से पूछा। वो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लड़का कोई गैर नहीं, लाला आज़म का बेटा है। क्यों बचायो, मशकीज़ा उधर डाल दो। उसने मिट्टी के बड़े से मर्तबान नुमा बर्तन की तरफ इशारा किया। जब जाहिद वापस जा रहा था, इसने ज़हरा पर नज़र डाली जो पाँव में मोच का बहाना किए कर रही थी। ये दोनों का पहला तारुफ था। जाहिद अब भी रोज़ सैर को निकलता था, लेकिन अब बात ज़रा सी मुख्तलिफ हो गई थी। वापसी पर इसका रास्ता सूना नहीं होता था। वहाँ परा में एक लड़की इसका इंतज़ार कर रही होती थी। जब वो अकेली रह जाती, जाहिद इसके मशकीज़े से पानी पी लेता। इससे कब्ल कि ये राज तश्त अज़बाम होता, ज़हर की एक साथी लड़की ने इसकी माँ को खबरदार कर दिया कि लाला आज़म का लड़का रोज़ रास्ते में मिलता है और जब ज़हरा अकेली होती है तो ठहर कर उसके मशकीज़े से पानी पीता है। अब ज़हरा कूरो को या फिर इनको रिश्ता दे दो। इससे पहले कि ये बात बुजुर्गों में दुश्मनी का आगाज़ करे, वो समझदार औरत थी। उसने लाला आज़म के घर आना जाना शुरू कर दिया। बातों बातों में बेटी का भी जिक्र किया कि इसके रिश्ते के लिए फ़िक्रमंद है। उनको ये भी कहा कि अगर 50 भेड़ें दे सको तो लड़की का बाप और भाई फौरा मान जाएंगे। ज़हरा खूबसूरत थी और जाहिद की माँ अपने बेटे के लिए खूबसूरत और कमसन लड़की का रिश्ता चाहती थी। जाहिद के बाप के लिए 50 भेड़ें दे देना मामूली सवाल था। जब बीवी ने लाला आज़म से ये सारा मामला बयान किया तो उसने कहा, अगर ये लड़की हमारे लड़के की मर्ज़ी के मुताबिक है तो 50 किया में 100 भीतर में देने पर राज़ी हूँ। तुम फौर अज़हरा की माँ से बात पक्की करो। 100 भेड़ें मामूली मुआवजा ना था। ज़हरा के लिए इससे ऊंचा शत्ता नहीं मिल सकता था। दोनों घरानों के ताल्लुकात खुशगवार थे, लिहाजा रिश्ता पक्का कर दिया गया। अब ज़हरा को सहेलियों से खौफ नहीं था। अब कोई बदखा उनको बदनाम न कर सकता था। ताहम मंगेतर से सर्रा मलना,
सहेलियों के लिए ना सही लेकिन वालिद और भाई के नज़दीक मयूब बात थी और उनकी गैरतों के मुनाफी भी। तभी अपनी बेचैनी को कम करने की खातिर ये दोनों एक रिश्तेदारी लड़की के जरिया अपनी गुफ्तगू एक कैसेट में रिकॉर्ड करके एक दूसरे को भिजवाते थे। इस जमाने में वादी के मैदान में रिवायती खेलों के मुकाबले होते थे। इन मुकाबलों को देखने अर्द गिर्द के गांव और शहरों से भी लोग आते थे। एक मुकाबला नेज़ाबाजी का भी होता था कि घोड़े पर बैठकर नेज़े को निशाने पर मारना था और हिरन या बिक्री को नेज़े से उठाना था। जहर का बड़ा भाई इस खेल का माहिर था। हर साल मेले में वो इस खेल का मुजाहरा करता था, कोई इससे जीत ना पाता था। इस बार मगर उसका मद मुकाबिल जाहिद हार गया और उसने मुकाबला जीत लिया। जहरा का भाई सिंगर इस जीत को हज़म ना कर सका। इसने अपनी सुबकी महसूस की जब भरे मजमा में पहली बार उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोग उसकी बजाय जाहिद को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। वो अपनी ये तौहीन बर्दाश्त न कर सका और दिल में जाहिद के लिए खार डाल ली। ये शख्स इसको अपना हरीफ लगने लगा। वो किसी सूरत इसको अब अपने बहनोई के रूप में देखना न चाहता था। सोए इत्तेफाक के जब वो रस्मजीत की मुबारकबाद देने जाहिद के पास गया तो वो अपने किसी ख्याल में इतना गुम था कि फौरी तौर पर उसकी जानिब तवज्जो कर सका और न ही एहतरामन इसका खड़े होकर इस्तकबाल किया। ये रवैया संगराश के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने फैसला कर लिया कि जाहिद ने अगर नोटिस नहीं लिया है तो वो भी इसको अपनी रिश्तेदारी से आउट करके रहेगा। इसने बाप से कहा कि आपका भतीजा तो सख्त बदतमीज़ है, जो बड़ों का एहतराम जानता है और ना ख़ानदानी रवायात को। भरे मजमा की तकरीब में उसने मेरे लिए खड़ा होना गवारा नहीं किया। ये कल हमारे साथ किस तरह पेश आएगा? 100 बेटियों की कीमत इज्जत से ज़्यादा नहीं है। आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। मुझे ये तौहीन कबूल नहीं। जहरा के वालिद को बेटे का मान रखने के लिए रकम वापस करना पड़ी। यूं रिश्ता ख़त्म कर दिया गया। इसके बावजूद बरसों इन घरानों की दोस्ती दुश्मनी में ना बदली। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बावजूद शुक्ररंजी कोई मुखालिफाना कार्रवाई ना की, क्योंकि दोनों घरानों के बुजुर्ग आपस में खून खराबा ना चाहते थे। लाला आजम मजबूत शख्स था। इसने तौहीन का ये प्याला पी लिया, लेकिन जाहिद को चीन कहाँ। इसके लिए तो ये जीने और मरने वाला मकाम था। अगर जाहिद के लबों से मुस्कुराहट छन गई थी तो जहरा भी खुद को जिंदा दर गौर महसूस कर रही थी। बेटी को हद दर्जा अफसुर्दा देखकर माँ ने इसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। वो जानती थी कि अब अगर ये जाहिद से मिली तो रिश्तेदार मुआफ करेंगे और ना जहरा का वालिद और भाई। जब तमाम रास्ते बंद नजर आए तो जहरा ने अपनी रिश्तेदार सहेली के जरिया जाहिद से राब्ता किया। वही इन दोनों को मिलाने का जरिया बनी। एक रात बाग में दोनों की मुलाकात तय पाई। मिलने की जगह घर से ज्यादा दूर न थी कि जहर रात के अंधेरे में दूर न जा सकती थी। अलबत्ता जाहिद जान पर खेलकर जहरा के वालिद के घर से मुत्तसिल खरबानियों के बाग में आया। ये रात के 12 बजे का वक्त था। दोनों के लब पर एक ही बात थी कि किस तरह बिगड़ी को फिर से बनाए, कैसे दोनों अपने अपने घरानों को राजी करें। दोनों ही जानते थे कि भेड़ों की कीमत ले देकर अब इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना मुमकिन न था। बिलाखिर जहरा ने कहा, जाहिद अगर तुम्हारी शादी मुझे से न हुई तो मैं न जीऊंगी, खुदकशी कर लूंगी। अगर तुम खुदकशी कर लोगी तो मैं भी खुदकशी कर लूंगा। मुझसे तुम्हारी मौत का सदमा ना सहा जाएगा। दोनों अभी इतना ही कह पाए थे कि जहरा का बाप उनके सर पर पहुंच गया, क्योंकि जब जहर उघर से निकली थी तो इसकी मानी की आंख खुल गई थी। बेटी को बिस्तर पर न पाकर वो दरवाजे को देखने गई जिसकी कुंडी खुली हुई थी। तभी समझ गई कि वो जरूर जाहिद से मिलने गई है। घबरा कर उसने शौहर को जगाया कि देखो बेटी कहाँ है। इसका वालिद घर से निकलते ही पहले बाग में गया। इसको अंदाजा था कि लड़की यहीं कहीं होगी, क्योंकि इसको गायब हुए ज्यादा देर न गुजरी थी। बाप ने लड़के को कुछ न कहा, लेकिन अपनी बेटी को खींचता हुआ घर ले आया। वो रात के वक्त वावेला न करना चाहता था। अपने बेटे सिंगर इश से भी खाइफ था कि उसी वक्त खून खराबा कर दे। बाप ने जाहिदा को कुटेर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। ये हादसा जाहिद के लिए सख्त जहनी और दिली तकलीफ का बाइस बना। इसके हवास जाते रहे। कितनी ही देर वो पत्थर का बुत बना बैठा रहा।
जब सुबह की अजान हुई इसको होश आया और वो बाग से उठकर अपने घर चला गया। अब इसको जहरा के बगैर तमाम जिंदगी गुजारनी थी। वो अब गांव भर के लड़कों के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहा था, क्योंकि मंगनी का टूटना एक कलंकी जैसी बात समझी जाती थी। वो तो अभी सोच विचार में था, मगर लड़की ज्यादा बेहौसला और जज्बाती थी। उसने एक बार फिर सहेली के जरिया राबता की कोशिश की, मगर उसने इनकार कर दिया। अलबत्ता अपनी माँ से दरख्वास्त की वो जाहिद और जहरा की मदद करे। रिश्ते में ये खातून जाहिद की मुमानी और जहरा की बच्ची होती थी, और उसका दोनों घरानों में आना जाना भी था। इस पर कोई शक भी ना कर सकता था। उसने पहले जाहिद को समझाने की कोशिश की तो वो मिन्नतें करने लगा कि एक बार अब मेरी आवाज़ जहरा तक पहुंचा दो। औरत रंजीदा लड़के को देखकर मजबूर हो गई और उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड कैसेट जहरा को दी और उसको भी समझाया कि बेटी तुम अब बाज़र हो। तुम्हारे वालिद और भाई को पता चल गया तो वाप की तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। जब तुम राबता से इनकार करोगी तो जाहिद बाज आ जाएगा। जेराने को टेर बंद करके मध्यम आवाज़ में कैसेट में रिकॉर्ड बातें सुने और फिर मायूस होकर उसने जवाब में कहा कि ये मेरा आखिरी पैगाम है। जाहिद क्या जानता था कि जहरा का आखिरी पैगाम दरअसल मौत का प्याम है। बहुत बेचैनी से इसने कमरे में जाकर टेप रिकॉर्ड डाल ऑन किया। जहरा रोती हुई कह रही थी कि ये दुनिया हमारी दुश्मन बन गई है। अगर ये हमको एक होता नहीं देख सकते तो हम भी उनको मरकर दिखा देंगे। तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुमने जुमेरात को सुबह के वक्त खुदकशी करनी है और मैंने भी। हम इस जहान में नहीं मिल सकते तो अगले जहान में तो मिल सकते हैं। देखो वदा खिलाफी ना करना। इस पैगाम को जाहिद ने बार बार सुना। 3 रोज बाद जुमेरात आने वाली थी और उसके ज़हन में ये पैगाम रासिख हो गया कि इन दोनों को बस एक साथ, एक दिन एक वक्त ही मरना है। वो 2 रोज बार बार बंदूक की नाली साफ करता। घर वाले पूछते तो कहता कि शिकार करना है। फिर जुमेरात की वो मनहूस सुबह आ गई। इसको यकीन था अगर उसने अपनी जान वक्त पर ना ली तो जहरा की मौत की खबर सुननी पड़ेगी। उसने तो जो कहा है कर गुजरेगी और मैं मर्द होकर इससे 2 कदम पीछे रह जाऊंगा। बाप जब काम पर चला गया, माँ बावर्ची खाने में थी और बहन बावर्ची खान में माँ का हाथ बटर ही थी कि उन्होंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ की समत दौड़े। देखा तो उनका वारिस खून में लथपथ था। गोली इसके पेट में लगी थी। वो घबराकर उधर उधर भागने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था क्या करे। आसपास के रहने वाले सभी लोग इकट्ठे होकर आ गए। देखते ही देखते सारा गांव उनके घर के सामने जमा हो गया। लोगों ने जल्दी से जाहिद को चारपाई पर डाला और अस्पताल ले गए, लेकिन इसने रास्ते में दम तोड़ दिया। कुछ दिन सो रहा, फिर रफ्ता रफ्ता घर वालों ने मामूलात जिंदगी में फिर से जीना शुरू कर दिया। एक रोज माँ जाहिद के कमरे में सफाई की गरज से गई तो टेप रिकॉर्ड में लगी कैसेट मिल गई। बहन ने इसे चलाया तो उसकी मौत के राज से पर्दा हट गया। एक ही कैसेट में जाहिद और जहर दोनों की आवाज़ें रिकॉर्ड मिले। जाहिद ने इसकी बात पर अमल कर दिया, लेकिन जहर अलिफे वक्त पर अपनी जान ना ले सकी। वो जिंदा थी। जाहिद के वालिदैन ने जहरा के घर आकर उसके वालिदैन को कैसेट सुनाया और कहा, अब बताओ लाला कि हम तुम्हारी लड़की को क्या सजा दें। मंगनी भी आप लोगों ने ख़त्म की और उकसाया भी मौत के लिए तुम्हारी लड़की ने मेरे बेटे को। खुद तो इसको अपनी जिंदगी प्यारी लगी और मेरे बच्चे की जान गई, उसकी सजा मैं दूंगा जहरा की जान अपने हाथों से लेकर। लाला का ज़र्फ बड़ा था। इसने किस्म दी के खबरदार, बच्चे अक्ल के कच्चे होते हैं। इस बेअक्ल को हमने मुआफ़ किया, तुम भी मुआफ़ कर दो। कसूर तो हम बड़ों का है। हमने रिश्ता तय करके फिर मन्नी ख़त्म करके उनके ख्वाब तोड़ दिए। अब नस्ल दर नस्ल दुश्मनी नहीं करनी, सुलह की राह पर चलाना है। यूं एक शख्स की फिरासत से उनकी नस्ल खून खराबे से बच गए। हयात इंसानी में दुख सिख आते ही रहते हैं। जिंदगी इसी से इबारत है। हमारे जीवन में भी एक वक्त ऐसा आया जब भाई तालीम छोड़कर मुलाजमत करने बारे सोचने लगे। वालिद साहब बोले थे। सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो अचानक बीमार पड़ गए। दुकानदारी से जो कलील आमदनी होती थी, इसी से गुजारा चल रहा था।
बीमारी की वजह से अब बाप सारा दिन दुकान पर ना बैठ सकते थे। जिस रोज अफाका होता, दुकान खोल लेते, 2-4 घंटे बैठते, शाम से कुछ पहले बंद करके बिस्तर पर रहते हुए बिस्तर से ही लग गए। उधर दुकानदारी तो मुस्तकिल वक्त देने से ही होती है, वरना गाहक के स्यावर दुकान का रुख कर जाते हैं और गाहकी का शत्ता टूट फूट जाता है। अब्बा को कारोबार के बंद करने का बहुत दुख था। उन्होंने किराना की व्यापारी में बहुत मेहनत की थी। जब घर की गाड़ी धचके खाने लगी, 3 की बजाय चूल्हा भी 2 वक्त जलता, फिर भी अब्बा ने कलीम को समझाया कि जो तू ये वक्त कट जाएगा मगर तुम तालीम न छोड़ो, हम तंगी तुर्शी सह लेंगे। इंसान एक वक्त की रोटी खाकर भी जिंदा रह जाता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बीमारी के अखराजात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मजबूरी ये कि इंसान अपने प्यारे को आंखों के सामने मरते भी नहीं देख सकता। तभी भाई ने बड़ी तगोदो के बाद ऐसी नौकरी तलाश कर ली कि सुबह कॉलेज और रात को मुलाजमत करते तो फिर से घर का गुजारा चलने लगा। मेहनत से मेरे भाई की सेहत पर असर पड़ने लगा। जो बाप का इकलौता बेटा हो और कभी जिंदगी में कब्ल अजीम मशक्कत की चुकी का थाना फेर हो, इसके लिए दुगनी मेहनत एक मुबेर कष्ट से कम न थी। कलीम जल्द हालात से घबरा गया। कहता, अपा जी करता है कहीं निकल जाऊं, जिंदगी एक खटारा मशीन लगने लगी है। मैं कलीम को तसल्ली देती, भाई हिम्मत ना हार, वो तालीम के चंद साल गुजर जाएंगे, इसके बाद तुम्हारी मंजिल आसान हो जाएगी। तुम ऐसा करो, कभी कभी छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ सैर व तफरी को चले जाया करो। सैर व तफरी पैसे के बगैर नहीं होती। दोस्त 4 रुपए खर्च करेंगे तो 2 रुपए मुझको भी उन पर खर्च करना पड़ेंगे। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो। ऐसा करो कि खाला सफिया के पास चले जाया करो। मेरी एक ही खाला थी जो खासी अमीर थी। अम्मी भी कभी वहां चली जाती तो मैं भी साथ हो लेती। वो यूं भगत करत, कुछ दुख सुख उनके साथ बांट लेने से जी शादाब हो जाता। कलीम भाई को उनके घर जाना भी गरा होता कि वहां जाकर उनके बड़बोले बच्चों के दरमियान उनको एहसास महरूमी सताने लगता था। बार बार मेरे कहने से एक दिन वो खाला के यहाँ जाने को तैयार हो गए। मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलूं, मैं फायजा से मिल लूंगी। इतवार के रोज हम बहन भाई खाला सफिया के घर चले गए। खाला ने इज्जत से बिठाया। खातिर मुदारात की हमने घर के तने हुए माहौल से निकलकर खुद को खुशगवार माहौल में पाया। इतने में स्कूल से खाला की छोटी बेटी आ गई। लेटी अपनी माँ की लाडली थी। इस वक्त वो अपने स्कूल के फंक्शन से आई थी। खूबसूरत लिबास में मलबूस, बनी ठनी हुई, मुझको सफिया के साथ बातों में मशगूल पाकर उसने कलीम भाई की तरफ रुख कर लिया। बोली, कलीम भाई, आप हमारे घर बहुत दिनों बाद आए हो, खैर तो है? हाँ, खैर है, खुदा का शुक्र है। खाला से मिलने चला आया। बोली। बस अबे का जवाब सुनकर वो उसे गहरी नजरों से देखने लगी। क्या देख रही हो मुझ में इस कदर गौर से? ये देख रही हूं कि तुम हर बार ऐसे ही कपड़ों में आते हो। क्या तुम्हारे पास बस यही एक जोड़ा है और कपड़े नहीं हैं? अगर ऐसी बात है तो कहो, एक दो नए जोड़े में ही तुमको बनवा दूं। किस खुशी में? भाई ने कहा। अरे भाई, मेरे सर के सदके पहन लेना। इसके ये तौहीन आमेज अल्फाज सुनकर कलीम भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझसे कहा, मैं जा रहा हूं मलिहा, तुमने चलना है तो चलो वरना बाद में खुद आ जाना। खाला रुकती रह गई मगर कलीम ना रुका और आना फाना उनके घर से निकल गया। वो तो गया था अपनी तबीयत को हल्का फुल्का करने और वहां जाकर दिल पर मनोबोझ और पड़ गया। उम्मी और बड़ी बाजी शाम को खाला के घर जाकर मुझको लेने आए। वापसी पर कलीम को ही बुरा भला कहा कि तुमको खाला रोकती रह गई और तुम फौरन ही उनके घर से निकल आए। क्यों तुमने खाला से इतनी बदतमीजी की? उनका कहना ना सुना और घर आ गए। क्या घर भागा जा रहा था? क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि उनकी साहिबजादी लपटी ने कैसी बातें कही मुझसे? इसने तो मजाक किया था तुमसे। मैट्रिक की लड़कियां होती ही ऐसी लाउबाली हैं। तुम्हारी खाला तुमको दामाद बनाने का सोच रही हैं और तुम हो कि उनको खफा करके आ गए। बाजी ने इंकिशाफ किया। पगले लड़के,
अगर उन्होंने तुमको दामाद बना लिया तुम्हारी तो किस्मत खुल जाएगी। खामखा जरा सी बात पर गुस्सा कर रहे हो। मुझको नहीं खुलवानी अपनी किस्मत। ऐसी बदतमीज लड़की के साथ किस्मत खिलेगी आके फूट जाएगी। कलीम का गुस्सा दो चंद हो गया। मेरे भाई का कहना सही था। अम्मी को मैंने समझाया, उनका हमारा मील नहीं है, ये रिश्ता बेजोड़ रहेगा। अव्वल तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा हुआ भी तो क्या लेटी हमारा घर आबाद कर सकेगी? हमारे घर की गुर्बत में तो इसका सांस भी लेना दुश्वार होगा। यहाँ वो कब रहेगी? कलीम को तो वो घर दामाद बुना लेंगे। बाजी कैसी बातें करती हो? भैया क्यों होने लगे घर दामाद? क्या आप उनका मिजाज जानती नहीं? और क्यों बने वो उनके घर दामाद जबकि ये हमारा इकलौता भाई है? माँ बाप को बुढ़ापे में बेटा छोड़ जाए तो उनकी कौन सी राह है? मैंने बाजी को कायल करने की कोशिश की ताकि ये बढ़ चढ़ कर अपने भाई का रिश्ता लेटी से जोड़ने की कोशिश से बाज रहे। अम्मी कहने लगी, बेटी, दरअसल आजकल शरीफ लड़कों का मिलना मुश्किल है। खाला, कलीम के बारे सोच रही हैं। पैसे की उनको कमी नहीं है, नेक दामाद चाहिए बस। वो तो बेटी को इतना देने का सोच रही हैं कि फिर इन दोनों को किसी शय की जरूरत ही ना रहेगी। मैं अम्मी से बहस न करना चाहती थी सो खामोश हो गई। चंद रोज गुजरे के एक रोज हमारे घर में धमाका हो गया। हम हैरान कि ये अबू को क्या हो गया है, आखिर क्यों इतने गुस्से में हैं। तभी उन्होंने कलीम को बुलाकर पूछा, ये बताओ मुझे कि तुम इतनी गलत जगह क्यों गए थे कि जहां शरीफ लोग नहीं जाते? वालिद की बात सुनकर अम्मी और हम सारी बहनों को सांप सूंघ गया। गुर्बत, अस्पर वो बाजार, तुझ पर खुदा की मार। अब्बा मैं नहीं गया, मैं गलत जगहों पर नहीं जाता। वालिद साहब को यकीन न आया मगर खामोश हो रहे हैं। कलीम भाई ने सही नहीं कहा था। इनकी पेशानी पर पसीना आ गया था जिससे जाहिर होता था कि दाल में कुछ तो काला है। लेकिन किस बेटे को हौसला होगा कि बाप के सामने ऐसी बात के बारे में सच बोले? कलीम सही बात बता भी देता तो बाकब यकीन करने वाले थे। सही बात तो बाद में पता चले। दरअसल कलीम के एक उस्ताद की बूढ़ी फूफी दमे और सांस की मर्जा थी। किसी ने कहा कि चने के बराबर अफ्यून खुलाने से खांसी और दमा की बीमारी में अफाका होगा। बस बतौर दवा उनको कुछ दिनों खिलाई जाती रही जिससे गुनूदगी हो जाती और वो सो जाती। लेकिन घर वालों को ये अंदाज़ा न था कि उनको इस नशे की ऐसी लत लग जाएगी कि बगैर अफ्यून लिए फिर उनकी जान पर बन आएगी। उस्ताद साहब अपनी इस फूफी से बहुत प्यार करते थे। इसी खातून ने उनको बचपन में पाला था। अब जो वो नशे की तलब में माही बेआब की तरह तड़पी, उनकी तकलीफ उस्ताद से देखी न जाती थी। ये चीज़ बाजार में तो आसानी से मिलती ना थी और अफ्यूम का नशा इतना बुरा था कि ना मिलने पर दम बैठने लगता था। एक इस बाजार की औरत से उस्ताद की कभी जान पहचान रही थी। इसी उधेड़ उम्र से ये अफ्यूम की गोली मंगवाते और बदले में ये औरत उनसे मैनोशी के वास्ते एक बोतल ले लेती थी। चूँकि शराब तो मिल ही जाती थी लिहाजा वो एक बोतल इसको इनायत करके और एक गोली अपनी फूफी के लिए हासिल करते। अब मसला यह था चूँकि तदरीस के पेशे से वाबस्ता थे लिहाजा खुद इस जगह जाने से घबराते कि अगर किसी ने देख लिया तो इज्जत के साथ नौकरी के जाने का भी खतरा था। उनको बेशुमार लोग माँ उनके शागिर्दों के जानते थे लिहाजा उन्होंने सीधे सादे अपने शागिर्द यानी मेरे भाई कलीम को एक ज़रूरतमंद लड़का जानकर ये काम इसको सौंपा और कहा, अगर तुम रोज़ वहाँ जाकर जहाँ मैं तुमको भेजूँ एक औरत से डिबिया में दुला दिया करो तो मैं न सिर्फ तुम्हारी फीस मुआफ़ कर दूंगा बल्कि तुमको पढ़ने में भी मदद दूंगा। कलीम बेचारा गुर्बत के हाथों मजबूर था लिहाजा उस्ताद के इस गलत काम का बीड़ा उठा लिया। वो नहीं समझ सका कि मुनशियात खचने बराबर हो। इसको लाना ले जाना जुर्म है। लेटी का एक चचाजाद महरूज एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा दौलत लुटाने और तुमिश बीनी को चंद बाश दोस्तों के हमरा असीर सवाए ज़माना जगह जाया करता था जहाँ उस्ताद की खातिर दवा की डिबिया लेने को जिसमें अफ्यूम की गोली होती। कलीम भी जाया करता था लिहाजा महरूज ने कई बार कलीम को इस बदनाम ज़माना महल्ले में आते जाते देखा था। इसने खाला को बताया कि आपका भांजा गलत राह पर लग गया है, कहीं इसके साथ लेटी का रिश्ता ना कर देना। महरूज को रिश्ते की भनक पड़ चुकी थी। वो खुद लपटी से शादी का ख्वाह था। उसने मेरे भाई के बारे मालूमात मेरी खाला यानी मेरे ताई को दे और खाला ने उम्मी को बताया। अम्मी ने कहा,
किसी को गलत फहमी हुई है, मेरे बेटा बाजार हसन नहीं जा सकता, ये नामुमकिन बात है, और वो भी इतनी कम उम्री में। बहरहाल उम्मी ने बेटे से पूछा भी तो भाई ने इनकार किया, जिस पर वो खामोश हो हैं। खालू खामोश न रह सके, उन्होंने वालिद साहिब की ये बात गोश गुजार कर दी। वो तो पहले ही बीमार थे, उनकी हालत गैर हो गई। अब कलीम से बाज बरस लाजिम थी, उसने साफ इनकार किया। तब अब्बा ने खालू को बुलाकर कहा कि मियाँ, तुमको गलत किसी ने कहा है, मेरा बेटा वहां कभी नहीं गया है, ये किसी दुश्मन ने उड़ाई है। खालू बोले। हाथ कंदन को आरसी किया। यकीन नहीं आता तो आंखों से देख लो, ऐसे तो तुम मानोगे नहीं। वो अब्बा को अपनी कार में अपने साथ ले गए और वहां उन्होंने अपनी आंखों से बेटे को इस औरत के घर से निकलते देखा जो अपनी नाम निहाद बेटियों का हसन भेजती थी। वालिद से बर्दाश्त न हो सका और कलीम को वहीं धर लिया। इस वक्त कलीम के पास सफाई पेश करने का कोई मौका न था। कार में बिठाकर कलीम को घर तो ले आए, आते ही इस पर जूतों की बारिश कर दी। वो बेटे की कोई बात सुनना ही ना चाहते थे। आंखों देखी काफी थी। अब्बा चल ना सकते थे, फिर भी चला है थे, और उम्मी रोते हुए कह रही थी, पेट भर रोटी शिकम में रोटी नहीं, ऊपर से साहिबजादे के ये छन। उम्मी, अब्बा ने भैया से तर्क कलाम किया और हर ताल्लुक भी खत्म कर लिया। उनके इस रोई से कलीम का दम घुटने लगा। जो नहीं वो घर में कदम रखता, इसको देखकर सभी की सूरतों पर मातम सी सोगवारी फैल जाती। उसने सारी बात अपने उस्ताद को बता दी। उस्ताद भी इंसान होते हैं, लेकिन उनकी ज़रा सी खता उनकी शख्सियत पर दाग लगा देती है। इनको भी अपने शागिर्द पर आई उफ्ताद के बारे सुनकर बहुत दुख हुआ। वो अब्बा जान के पास आए, मुआफ़ी तलब की और असल वजह अफ्यून मंगवाने की बयान की। उन्होंने कहा, आपका लड़का बेकसूर है, मुजरिम में हूँ, जो चाहे मुझको सजा दें। वालिद ने कलीम से बातचीत तो शुरू कर दी, मगर वो अब बहुत रंजीदा रहने लगा। उन्होंने ये भी कहा, अगर कलीम के खालू और खाला इसको अपनी लड़की का रिश्ता नहीं देते तो मैं उसकी एक अच्छे घराने में शादी करवा दूंगा। वालिद बेटे का सेहरा देखना चाहते थे। प्रोफेसर साहब ने उनको बावर करा दिया कि उनके जानने वाले खुशहाल मगर नेक लोग हैं और उनको जहेज का भी लालच नहीं है। वालिदैन उनकी बातों में आ गए, लड़की देखने उनके साथ चले गए। लड़की खूबसूरत थी, घराना भी खुशहाल था। वालिदैन ने कलीम के लिए ये रिश्ता कबूल कर लिया। इम्तिहान ख़त्म हो गए तो कलीम भाई की शादी इस लड़की माँ जबी से हो गई। कुछ दिन अच्छे गुजरे। बाद में लड़की ने भाई से तकाजा करना शुरू कर दिया कि मेरे वालिदैन की औलाद नरीना नहीं है। उस्ताद साहब ने कहा था कि शादी के बाद तुम मेरे में के चल कर रहोगे, लिहाजा अब हम अपने वालिदैन के पास चल कर रहते हैं। भैया ने घर दामाद बने से इनकार कर दिया तो उनकी बेगम रूठ कर मैके चली गई। लाख मनाने पर भी ना माने। उन्होंने वहां ही बेटी को जन्म दिया। जब बेटी की पैदाइश की खबर मिली, कलीम भाई ना रह सके और बीवी के मैके चले गए, और उसके बाद वो लौटकर वापस घर ना आए। खुदा जाने इन लोगों ने उन पर कैसा जादू किया कि उन्हीं के हो रहे। अपने माँ बाप और 3 बनब्याही बहनों को भी तन्हा छोड़ दिया। उम्मी मुझसे कहती, इनसे तेरी खाला का रिश्ता क्या बुरा था। वो लोग भी तो कलीम को घर दामाद बनाकर रखना चाहते थे, तभी मैं उनको छोड़ उधर को भागी थी। मुझे क्या खबर थी कि ये भी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेंगे। पता होता तो अपनी बहन से ही नाता जोड़ लेती, मगर अब किया हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब्बा ने उस्ताद साहब से जाकर फरियाद की। वो लाताल्लुक बन गए। कहने लगे, मैंने तो कलीम और आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचा था। अगर आपका बेटा ससुराल जाकर कर उनका हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो आपके अपने बेटे का है। किस्सा मुख्तसर, अंत ये हुआ कि हमने खाला का दामन छोड़कर अपने भाई को खो दिया। कबल अज वक्त लबनटी को बुरा जाना हाला नक्का। इस वक्त वो सिर्फ 14-15 की कमसिन लड़की थी। बाद में जब बाशूर हो गई तो बहुत अच्छी बालादब और प्यार करने वाली लड़की साबित हुई। वो मुझसे कहती कि तुम्हारे भाई को मैं दिल से पसंद करती थी, उन्हीं से शादी करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझको नहीं समझा और जब कलीम की शादी और जगह हो गई, मीर अदल टूट गया। मैंने तब शादी ना करने का तहिया कर लिया। सब रिश्ते ठुकरा कर सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, खुद को पढ़ाई में गुम कर लिया।
अहद किया कि पसंद का जीवन साथी ना मिला तो डॉक्टर बनकर जिंदगी को कामरानी से हमकिनार करूंगी। खूब मेहनत की और डॉक्टर बन गई और लुबना आज भी हमसे प्यार से मिलती है। शायद इसको इसका आइडियल नहीं मिला, अब तक भी इसने शादी नहीं की, लेकिन वो एक कामयाब डॉक्टर है, अपने पेशे में माहिर समझी जाती है, खूब कमाया है, जिंदगी में किसी शय की कमी नहीं। अगर कोई कमी है तो बस यही है कि उसने शादी नहीं की और घर में ही बसाया है। बेकिसी जूहे को अपने बच्चों के हमरा हंसते मुस्कुराते देखती है तो उदास हो जाती है, तब अपने दुख पर मरहम रखने को फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, क्या हुआ कि मेरा घर बच्चों से खाली है, वार्ड के सारे बच्चे मेरे ही तो बच्चे हैं। बेशक वो एक बहुत अच्छी बात कहकर अपनी महरूमी के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करती है, मगर मैं सोचती हूँ औरत चाहे जितनी कामयाबी की मंजिलों को तय कर ले, वो रहती तो औरत ही है। घर बार, शौहर और बच्चों के बगैर औरत की जिंदगी अधूरी ही रहती है, जिसका अफसोस वक्त गुजरने के बाद जरूर होता है।